आज की इस वीडियो कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के हिंदी आधार पाठ्यक्रम में संकलित जो पाठ है गलता लोहा, जो कहानी गलता लोहा, उस कहानी पर आधारित परीक्षा उपयोगी प्रश्न पत्रों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने इस कहानी के सार के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, चर्चा कर ली थी। तो बच्चों, उस पहले वीडियो में हमने इसके कहानी के लेखक शेखर जोशी, उनके व्यक्तित्व के बारे में और इस कहानी का जो सार है उसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया था, चर्चा कर ली थी। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इस कहानी पर आधारित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करना। तो बच्चों, प्रस्तुत है इसकी प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें, उस कंटेक्स्ट का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। घन आपको बताया मैंने, घन क्या होता है? एक मोटा वाला हथौड़ा होता है जिससे लोहार लोग काम करते हैं। तो यहाँ प्रसंग क्या था कि जिस समय धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने उस पर जवान के चाबुक लगाते हुए कहा था कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। यह सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता में गंगाराम में नहीं थी। वो चूंकि अनपढ़ थे। हाँ, उन्होंने बचपन में ही अपने पुत्र को धौंकनी फूंकने और सान लगाने के कामों में लगा दिया था। वे उसे धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लग गए थे। तो जो धनराम के पिता गंगाराम ने उन्हें बचपन में ही घन चलाने की विद्या सिखा दी थी। मास्टर जी पढ़ाई करते समय छड़ी से और पिताजी मनमाने औजार, हथौड़ा, छड़, हत्ता जो भी हाथ लगे उससे पीट पीट कर सिखाते थे। तो मास्टर जी धनराम को अपनी सजा के लिए अपनी छड़ी खुद चुनने का मौका देते थे, लेकिन उनके पिता धनराम नहीं देते थे। उनके हाथ में जो भी लगता हाथ वो उसको मार दिया करते थे। तो इस प्रसंग में किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। अगला प्रश्न बच्चों, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं मानता था? कि वो उसके साथ में कंपटीशन क्यों नहीं करता था? ऐसी क्या अवस्था थी, क्या कारण थे? तो धनराम चूंकि एक लोहार का निम्न जाति का बेटा था, तो उसके मन में नीची जाति के होने के बाद बचपन से ही बिठा दी गई थी, उसके मन में शुरू से ही बिठा दी गई। और जो मोहन था उच्च वर्ग का था, कक्षा में सबसे होशियार था। इस कारण मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर बनाया था। मास्टर जी कहते थे कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम रोशन करेगा। उसे भी मोहन से बहुत आशाएं थी मास्टर जी को। इन सभी कारणों से वह मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। दूसरी बात क्या थी कि धनराम चूंकि एक नीची जाति का था, तो धनराम के मन में बचपन से ये बात बैठती थी कि वो नीची जाति का है और अपमान सहन करना उसके तकदीर में लिखा हुआ है और अपमानित करना उच्च वर्ग के लोगों का अधिकार है। इस प्रकार की बात उसके मस्तिष्क में बैठ गई थी। तो इसके चलते वो मोहन को अपना प्रतिद्वंदी कंटेंडर नहीं मानता था। अगला क्वेश्चन है, धनराम को मोहन के लिए व्यवहार पर आश्चर्य क्यों होता है और क्या आश्चर्य होता है और क्यों होता है? कि मोहन चूंकि ब्राह्मण जाति का था, उस गांव में ब्राह्मण स्वयं को बड़ा श्रेष्ठ समझते थे और जो शिल्पकारी टोला था, जो लोग मेहनत करके या फिर किसी हुनर के माध्यम से कमाकर खाते थे, उनके साथ उठते बैठते नहीं थे। यदि उन्हें बैठने के लिए भी कहा दिया जाता था तो भी उनकी मर्यादा या इज्जत भंग होती थी। धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी मोहन बहुत देर तक बैठा रहा था उसके साथ। यह देखकर धनराम हैरान हो गया कि उच्च वर्ग का व्यक्ति है फिर भी मेरे साथ में बैठा हुआ है। वह और अधिक हैरान कब होता है कि जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोट मारने लगा और एक ट्रेंड मिस्त्री की भांति धौंकनी फूंकते हुए भट्टी में उसने उस लोहे को गर्म किया और ठोक पीट कर उसे गोल रूप दे दिया, बड़े एक्सपर्ट तरीके से। तो धनराम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये उच्च वर्ग का है, ब्राह्मण जाति का है, उसने ये कला कहाँ से सीख ली। दूसरे उसके व्यवहार पर भी उसको आश्चर्य होता है किस प्रकार उसके दोस्त मोहन के मन में जातिगत जो अभिमान है, झूठा अभिमान है, वो कहीं नहीं दिखाई दिया उसे। अगला क्वेश्चन है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को
लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है, न्यू चैप्टर ऑफ हिज लाइफ क्यों कहा है? क्योंकि उम्मीद के विपरीत उसके जीवन का जो पूरा जो दिशा है वो लखनऊ जाकर के पलट गई थी। लेखक ने मोहन के लखनऊ प्रवास को, प्रवास बोलते हैं विशेष रूप से रहना, तो वो वहाँ पे पढ़ने के लिए आया था, तो उसको उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा है। यहाँ आने पर उसका जीवन बंधी बनाई लीक पर एक रेखा पर चलने लगा था। वह सुबह से शाम तक नौकरी की तरह काम करता था। नए वातावरण और काम के बोझ के कारण मेधावी छात्र, जो इंटेलिजेंट छात्र था मोहन, उसकी प्रतिभा कुंठित हो गई। उसके उज्जवल भविष्य की कल्पनाएं नष्ट हो गई। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसे कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने पड़े। उसे कोई काम नहीं मिल सका। इस प्रकार एक होशियार जो बच्चा है, उसकी जो लोगों के धोखे के कारण उसकी पूरी जो है भविष्य खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान के चाबुक कहा है और क्यों कहा है? तो एक दिन जैसा आपको पता है पहले कि मोहन 13 का पहाड़ नहीं सुना पाया, तो आदत के अनुसार मास्टर जी ने सोटी मंगवाई, छड़ी, और धनराम से सारे दिन पहाड़ा याद करके छुट्टी के समय सुनाने को कहा था। जब छुट्टी के समय तक उसे पहाड़ा याद ना हो सका तो मास्टर जी ने उसे मारा नहीं, बल्कि उससे कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। यही वो कथन था, यही वो स्टेटमेंट था जिसे पाठ में लेखक ने जवान के चाबुक, हंटर कहा है उसे, क्योंकि धनराम एक लोहार का बेटा था और मास्टर जी का यह कथन उसे मार से भी अधिक चुभ गया था। जैसा कि कहा भी जाता है कि मार का घाव बढ़ जाता है पर कड़वी जवान का घाव कभी नहीं बढ़ता है। यही धनराम के साथ हुआ और वो निराशा के कारण अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख सका। तीसरी क्लास उत्तीर्ण करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। अगला प्रश्न है, बिरादरी का यही सहारा होता है, ये स्टेटमेंट है, किसने किससे कहा और किस प्रसंग में कहा, हमको ये बताना है। तो यह बात किसने कहा? मोहन के पिता वंशीधर ने बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा, जो कि बड़े बाबू का काम करता था लखनऊ में। और किस प्रसंग में कहा था कि जब वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में चिंता व्यक्त की तो रमेश ने उससे सहानुभूति जताई और कहा, उन्हें और वंशीधर को सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें ताकि वह शहर में रहकर अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। तो उनको ये बात सुनकर के बड़ा तसल्ली हुई और उसके हृदय को मानो पूरी जो मनमानी जो है वस्तु उसको प्राप्त हो गई। इसी प्रसंग का अगला क्वेश्चन है, किस आशय से ये कहा गया इस स्टेटमेंट और क्या कहानी में ये आशय स्पष्ट हुआ है? तो आशय क्या था, मीनिंग, तो कि वो जो मोहन के पिता बंशीधर हैं वो रमेश के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया कि किस प्रकार रमेश उनके लिए सहायता ऑफर कर रहा है, कि वो तभी कहते हैं बिरादरी के लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन कहानी में क्या ऐसा परिणत हुआ है? कहानी में यह परिणत नहीं हुआ है, ये रिजल्ट नहीं निकला, बल्कि ले तो गया वो पढ़ाने के लिए लेकिन उससे नौकर का काम करवाने लगा था। रमेश अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाया। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक नहीं समझता था। वह परिवार ने मोहन का खूब शोषण किया, एक्सप्लॉइट किया उसे, और प्रतिभाशाली विद्यार्थी का भविष्य चौपट कर दिया। अंत में उसे बेरोजगार कर घर वापस भेज दिया उसे। तो ये औचित्य उसका जो आशय है वो पूरा नहीं होता है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है और किस प्रसंग में कहा गया है, क्या कंटेक्स्ट में कहा गया है? तो यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। कब कहा गया है, किस प्रसंग में? जब मोहन धनराम की दुकान में हंसुए में धार लगवाने जाता है। काम पूरा हो जाने के बाद भी वह वहीं बैठा रहता है। धनराम एक मोटी लोहे की छड़ को गर्म करके उसका गोल घेरा बनाने का प्रयास कर रहा होता है, परंतु वह सफल नहीं हो पा रहा है। मोहन अपनी जाति की परवाह ना करके हथौड़े से उस पर नपी तुली चोट मार करके उस लोहे की छड़ पे उसे एक अच्छी तरह से बनाए हुए गोले का रूप दे देता है। अपने सधे हुए एक्सपर्ट हाथों का कमाल के जब वो करता है तो उसको बिल्कुल उसकी मिस्टेक के बिना उसकी गोल शेप बन जाती है। तो उसको देख करके उसके चेहरे पर एक सर्जक, एक कंस्ट्रक्टर की चमक उसके आंखों में दिखाई पड़ती है। तो सत्य है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना ही उच्च जाति का हो, लेकिन अपने द्वारा जो भी चाहे चित्र का चित्र बनाए, चाहे कोई लोहार अपनी कोई आइटम बनाए, तो उसके चेहरे पे चमक अवश्य होती है। उसकी आंखों में सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य
पात्र विशेष की किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? पात्र कौन है? मोहन। कि मोहन की किन विशेषताओं के बारे में हमको बताता है? यही कि मोहन जाति निरपेक्ष व्यवहार करता है, उसको अपने उच्च जाति होने का झूठा अभिमान नहीं है। वह पुरोहित का पुत्र होने के बाद भी अपने बाल सखा बचपन के मित्र धनराम के ऑफर पर भट्टी पर काम करता है। यह कार्य उसकी बेरोजगारी दशा को भी व्यक्त करता है कि चूँकि वो बेरोजगार भी है। वह अपने मित्र से काम न होता देख उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा देता है और काम पूरा कर देता है। तो ये उसके चारित्रिक पहलुओं को बताता है। गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है? हमको इसके विषय में लिखना है कि गांव में क्या संघर्ष था उसके साथ और शहर में क्या था। तो गांव में मोहन अपने लिए संघर्ष कर रहा था। दूसरे गांव की पाठशाला में जाने के लिए मोहन को प्रतिदिन नदी पार करना, मन लगाकर पढ़ना, हर अध्यापक के मन में अपनी जगह बनाना, ये सारे संघर्ष वह अपना भविष्य बनाने और अपने माता पिता के सपने पूरा करने के लिए कर रहा था। लखनऊ शहर में जाकर रमेश को घर में आलू लाना, दही लाना, धोबी को कपड़े देकर आना, ये सब काम वह रमेश के परिवार के लिए करता है। इससे उसका अपना भविष्य धूमिल हो गया था शहर में जाकर के, और माता पिता के सपने टूट गए। गांव का एक होनहार बालक शहर में घरेलू नौकर बन करके रह जाता था। तो ये दोनों फर्क हैं उसमें। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ से उनकी खूबियों और खामियां, खूबी विशेषता और खामियां कमियों पर हमको लिखना है। तो मास्टर त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व अध्यापक के रूप में ठीक ठाक सा हमको लगता है। वे अच्छे अध्यापक की तरह बच्चों को लगन से पढ़ाते थे। वे किसी के सहयोग के बिना किसी सहयोग के पाठशाला चलाते थे। अनुशासन प्रिय थे हैं और दंड के भय आदि के द्वारा बच्चों को पढ़ाते थे। वे होशियार बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करते हैं। इन सब विशेषताओं के बावजूद उनमें कमियां हैं। कमियां क्या हैं? कि वे जातिगत भेदभाव को मानते हैं। उच्च जाति वालों को अधिक सम्मान देते हैं, निम्न जाति वालों को बिल्कुल कम सम्मान देते हैं। वे विद्यार्थियों को सख्त दंड भी देते थे। वे मोहन से भी बच्चों की पिटाई करवाते थे, जो कि उचित नहीं है। वे कमज़ोर बच्चों को कटु बातें बोलकर उनमें हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करते थे। छात्रों में हीन भावना और भेदभाव करने का उनका तरीका वो अशोभनीय था। एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक समाज के लिए आदर्श व्यक्ति होता है, तो इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का व्यवहार उनसे अपेक्षित नहीं होता। अगला प्रश्न है, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का हम कोई और अन्य तरीके से अंत कर सकते हैं? तो कहानी का अंत हम कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे मोहन द्वारा गांव लौटकर झूठे मान की रक्षा के लिए कोई काम नहीं करना और खाली बैठे रहना, ये भी कहानी का अंत हो सकता है। मोहन के माता पिता का विद्रोह करना और रमेश से झगड़ा करना, उस पर दोष लगाना, ये भी हो सकता है। धनराम को देख करके मोहन का मुंह फेर लेना और बात नहीं करना धनराम से। मोहन के द्वारा अपने उच्च जाति का अभिमान शो करना। मोहन द्वारा एक छोटा कारखाना खोलकर ग्रामीण लड़कों को हाथ का हुनर सिखाना, इस प्रकार कर सकते थे। इसके अलावा भी कहानी के अनेक अंत और तरीके हो सकते हैं, इसमें हम जो कर सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको इस पाठ के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की जो चर्चा की है, जो जानकारी आपको उपलब्ध करवाई है, वो जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी, ऐसी आशा है। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।